सारी सीरीज पढ़ ली थी और उसके बारे में बात कर ली थी ये सब, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस भी हो गई थी ना। अच्छा, उसका फार्मूला भी हो गया था। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस का फार्मूला क्या होता है? n2 minus n1 plus 1 upon 2. n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। अगला चैप्टर डालो न्यूक्लियाई। हेडिंग डालो न्यूक्लियाई। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो अब हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा केमिस्ट्री का थोड़ा रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। जहां तक देखो एक बात समझना सर, हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है जिसे बोलते हैं, कोई भी एटम होता है, किसी भी एटम को जो लिखने का तरीका है, किसी भी एटम को जो लिखने का तरीका है वो कैसा है तुम्हारा ZX, और सबको पता है सर जो Z होते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, और बेटा A माइनस Z बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हर बच्चे को पता है सर, ठीक है, कि Z क्या होता है, A माइनस Z क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अब सर ये संख्या है, Z क्या है, संख्या, यानी कि मेरे पास में कुछ भी चीज, जैसे मान लो अगर मैं ये लिया 12U235, इसमें 92 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ। अच्छा एक चीज हम जानते हैं, जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही, बस इतना है, चार्ज कैसा होता है, अपोजिट। चार्ज क्या होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। अच्छा सभी, अगर मैं बात करूं, तुम सबने पहले भी पता होगा कि मास की बात अगर करी जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है क्या होता है, 9.1 into, यही होता है सर। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है 10 की घात माइनस, सही है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग 1840 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बात समझ आई? 1840 गुना कितना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अरे कहाँ 1 हो गया, कहाँ 1840 हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो 1840 के कंपेयर में तुम इसे नगण्य मान सकते हो, नगण्य ना के बराबर मान सकते हो। अब तुम देखो बेटा एक चीज देखो सर, मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो रहते हैं। इसके चारों ओर कौन रहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या रहते हैं, इसके चारों ओर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब तुम बताओ, अब तुम जरा सोचो, एक बात जरा सोचो, जितने भी लोग हैं ना
वो सब इस कमरे में ठूस दिया जाए, इस कमरे में जबरदस्ती ठूस दिया जाए। और इससे 1000 गुना चाहे तुम बड़ा ग्राउंड ले लो, उसके बीच में ये कमरा हो, जितने आदमी हैं सब ऐसे ही में होंगे, एक का छुट्टा मुट्टा होता है टहलो तो टहलो ना, सब चाहिए। तो मैं कहूँ बताओ इस पूरे इलाके में आदमियों का वजन कहाँ है, तो तुम बाहर वाले को क्या करोगे, नगण्य, सबको कहाँ लोगे, ऐसे ही तुम समझो। तुम बोले सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है, इसका मास बहुत कम होता है। अब न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, यानी कि जो भी मास होगा सब कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्या इलेक्ट्रॉन पर मास नहीं होगा, होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। तो हम अगर किसी एटम के मास की बात करते हैं, तो किसी एटम के मास की बात करने का मतलब ये है हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस के मास की बात समझ आ रही है, किसकी बात करेंगे बच्चों, सिर्फ न्यूक्लियस के मास की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। देखो ये पानी नया भर के लाए थे क्या हैं, कोई भरोसा नहीं। कल का बात उनकी तो हुट्टी आने लगी, क्या है रोटी नहीं है, कह रहे थे मैंने बैक्टीरिया मिली, बैक्टीरिया जैसी तो मैंने कहा बैक्टीरिया तुम्हें कहाँ मिली, नहीं कैसे, और बैक्टीरिया भी कैसे मिली, तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो मैंने उनसे कहा तुम बायोलॉजी के, तुम्हें पता हुआ बैक्टीरिया का फायदा का नुकसान, बहुत बैक्टीरिया कैसा होता है, सबसे खास का बायोटेक्निक का इस्तेमाल करो, सब ये वही सब पढ़ा रहे थे, तो वही आ रहा है, किसका इस्तेमाल करो, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे क्या होगा फिर इसमें जो बैक्टीरिया हो खराब है उसकी जीन को निकाल के अच्छी वाला बैक्टीरिया होगा उसको डाल दिया जाएगा, जब ये वाला फायदा अगर ऐसा ऐसे करा, थोड़ा सा एसिड ले लो, सब खत्म हो जाएंगे, सर्दी खत्म, खत्म बता लिया। जो पढ़ा रहे वही तो होगी, बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, अगला साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 किलोमीटर तक, तो आधा देख रहे हैं। बेटा देखो कोई भी न्यूक्लियस होता है सर, जाहिर सी बात है सर गोल होगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बेटा गोल होता है, और गोल होगा तो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा यही तो साइज होता है, किसी चीज का मैं कहूँगा साइज बड़ा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, मैं कहूँगा किसी चीज का साइज कम है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम है। तो मैं अगर वॉल्यूम को देखूंगा तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, अगर अब देखो यहाँ पर क्या है ना सर, जो रेडियस है वो एटम के हिसाब से चेंज होती है, एटम के हिसाब से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एटम के हिसाब से चेंज होती है। अब वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के साथ 3 मास नंबर के। ए क्या होता है, मास नंबर,
बात समझ आ रही है? ZXA अभी मैंने लिखा था ZXA, ये क्या है तुम्हारा मास नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बालून की जगह मास नंबर रखूंगा तो ये 4/3 पाई आर, यानी कि सर जो A होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R की घात 3। अगर मैं R की घात 3 को उधर बदलूंगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A की घात 1/3, वो इधर आएगा तो 1/, जब बेटा मैं बराबर का साइन हटाता हूँ तो कुछ कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? R। तो R0 A की पावर 1/3, ठीक है। R0 कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.2 FM। FM का मतलब हो गया फर्मी, ठीक है। तो R0 की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे मैंने तुमसे कहा 8 किसका होता है? A इसका 8 हो, A जिसका 8 हो कौन सा एटम होगा? अरे बोलो, ठीक है। अब मैंने तुमसे ये 64 बोल दिया मैंने, यस, जैसे कुछ भी बोल, तो तुम क्या करोगे? A की जगह 12 रखोगे, उसका 1/3 करोगे, साथ में इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो तुमको क्या आ जाएगा? उस न्यूक्लियस की क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। उस न्यूक्लियस की क्या आ जाएगी? रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए R = R0 A की पावर 1/3, ये फार्मूला होता है। फिर क्वेश्चंस करेंगे इसका। फिर क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत सही वाला नहीं है, इसका मीटर नहीं रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये टेस्ट कब हो गया? इसकी आंसर की दे दी इन्होंने? नहीं दी है। एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही हो गया। कम से कम टाका ही ठीक से लगा देते हैं लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन लिखना। बेटा इसका नाम एक और है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। क्वेश्चन लिखना। What is the nuclear radius of? What is the nuclear radius of? What is the nuclear radius of Fe125? Fe125. If that of 27 aluminum is 6.4 फर्मी। फर्मी का मतलब वही एफ है, सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया तुमको एल्युमिनियम की तो रेडियस दी थी, तुमसे किसकी पूछ ली? आयरन की। क्या होगी रेडियस? क्वेश्चन में हमेशा इसमें कहा गया है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब क्या है?
इक्वेशन का मतलब है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। ठीक है, आपने कौन सा क्या था? तो किसमें आया उनको? सेकंड वाला आया, ये वाला शुरू से। क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe 125 if 27 aluminum H 6.4 F। आपने कैसे किया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर जीरो आ जाएगी तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब इस फोर्स अच्छा ये डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं होगा क्या होगा, एक फोर्स डर लग रहा है, एक फोर्स इधर, ये 2.1 ये 2.5 है। अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, नाइट डॉग उत्तर और रोटेशन करके 5 न्यूटन नाइट डॉग, फोर्थ में क्या करेंगे, टाउ फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीसरे में बेटा इसमें तो दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, ये होगा, ये दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक इधर आएगा एक सीधे जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे एक इधर आएगा एक सीधे जाएगा, ये भी दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो अभी बताना है, बता लिए ये, बताओ क्या आंसर आया, बताओ। अरे बोलो कितना आंसर आ गया? सर आ रहे हैं 0 देखो एक बात समझ, सर फार्मूला होता है 0.3 R इक्वल टू R नॉट A की पावर, सर R1 मान लिया तो यहाँ फिर नीचे R2 A2 की पावर, सर दोनों को डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R नॉट से R नॉट A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। सर R1 पहले का मान क्या है 6.4, दूसरा R2। पहले बेटा ये कितनी, जब मैंने 6.4 लिया तो कितना था 27, कितना था 27, जिसका निकालना है उसका कितना है 1 बटे बेटा 27 का होता है, इसका होता है। अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं तो 6.4 की गुणा किससे होगी और 3 से क्या हो जाएगी भाग, सही है। क्या आ गया F उतारो, फिर हेडिंग डालना न्यूक्लियर डायरेक्शन।
10.6 कितना आया आंसर? 10.6 आ गया? आ गया। अगला क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी। अच्छा एक बात और, डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी चीज का घनत्व कितना ज्यादा है, वही तो मतलब होता है न्यूक्लियर मास डेंसिटी। कम करेंगे न्यूक्लियर उसका मास डेंसिटी। अब देखिए सर, डेंसिटी बराबर होता है सर, मैं तो सीधे जानता हूँ मास अपॉन, बस डेंसिटी बराबर मैं तो सीधे एक ही बात जानता हूँ, मास अपॉन। ठीक है, अब देखिए सर, अगर मास की बात आएगी तो अभी तुम बोले थे कि जो मास होता है वो किसके अंदर होता है? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और, ठीक है। अब देखिए सर, मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या था? ए माइनस जेड इधर आया तो ए बराबर एन प्लस, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का योग एडिशन किसके बराबर होता है? ए के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? अब ए क्या है? संख्या। ए क्या है? संख्या। संख्या समझे? जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास में कार्बन है 6 इक्वल, ठीक है, तो इसके अंदर 6 क्या है? प्रोटॉन, और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन, यानी कि दोनों की संख्या किसके बराबर है? 12। सही। तो अगर मैं तुमसे कहूं ये संख्या है, अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गई? संख्या इनटू एक मास। मास किसका? तुम चाहे न्यूट्रॉन का लिख दो चाहे प्रोटॉन का लिख दो, क्योंकि दोनों के मास लगभग क्या होते हैं? कैसे समझो? जैसे मैंने तुमसे कहा आपकी क्लास में इतनी गर्ल्स हैं इतनी बॉयज हैं, मैंने कहा बताओ टोटल संख्या कितनी है? तो तुम बोले सर जी टोटल संख्या कितनी है? मैं कहूँ बताओ मास कितना है? तो जितना एक का मास है उतना ही अगर सबका मास है, तो तुम संख्या को मास से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या गया? टोटल मास। सर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर। अरे ये तो होता है। अगर मैं ए एम ऐसे ही 4/3 कहाँ गया? ऊपर। बेटा आर की जगह लिखना चाहूँ तो अभी तुमने लिखा था, क्या लिखा था? आर नॉट। ठीक है आपकी? देखो आर बराबर ये लिख दिया, तो यहाँ लिखे 3 AMP 4 आर नॉट की घात 3, यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? ए। अरे एक घात 3 दी सर, ए से ए, तो जो डेंसिटी आई वो आई 3 MP
4 पाई आर नॉट की बात समझ में आई। यस सर। अब सर अगर इसकी वैल्यू रखी है 3 ऐसी मास ऑफ प्रोटॉन यही तो होता है सर। यस सर। अब देखो 4 पाई सबको पता है सर। आर नॉट की वैल्यू 15 की घात 45। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू। ये वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे चाहे तुम्हारा कोई सा न्यूक्लियस हो, क्या इसमें कहीं ए आ गया नहीं आ रहा। ठीक है सभी आर नॉट की घात 3 भी कांस्टेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट है। हर एटम के लिए कांस्टेंट है। जितने भी एटम है सभी एटम के लिए क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। तो ये कभी चेंज होने वाले अगर ये कभी चेंज होने वाले नहीं तो हम क्या कहेंगे कि सर जी ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियर की वो क्या हो जाएगी तुम्हारी वो तुम्हारी कांस्टेंट है। न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट। ठीक है अब जब न्यूक्लियर की डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है अगर मैं इस सब को गुणा भाग करूंगा तो यहाँ पर जो आंसर आता है 2.3 into 10 की पावर 17 केजी पर मीटर। यानी कि अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो 10 की पावर 17। ठीक है 10 की पावर 17 पावर है। दूसरा क्या न्यूक्लियर की डेंसिटी एटम के हिसाब से चेंज होती है नहीं। हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट कभी बदलने वाली नहीं। जो है वही रहेगी किसी के लिए बदलने वाली नहीं। ठीक है इससे बता दो लिखने की ना बोला बोले हम ना डिजिटल बोर्ड यहाँ हमारी बताइए मास एनर्जी रिलेशन
रिलेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, एक साइंटिस्ट हुए हमारे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन की ये बहुत प्रिय इक्वेशन है, MC स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन ने एक प्रकार से पूरा, MC स्क्वायर ठीक है। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी जिसे मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। MC स्क्वायर क्या होती है? MC स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। कई जगह तुम्हें लिखा हुआ है, देखो जहाँ C क्या होता है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, M क्या होता है? मास, आयतन, मास डिफेक्ट या फिर मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? कि हम लोग मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? पढ़े इसको? अब देखो सभी मास डिफेक्ट का सिंपल तरीका तो पहली बात यह है कि बेटा तुमसे जो क्वेश्चन ये पूछेगा, जो तुम्हारे 12th में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बताओ एक रिएक्शन दे दी, इस रिएक्शन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब दे दिए, छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग निकाल के सॉल्व करके बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होती थी। वो नीट में इसीलिए नहीं पूछा जाता, वो लेंथी हो जाता है पूछा, ठीक है। और हमारे यहाँ टाइम क्या होता है? 1 मिनट। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे? जैसे उसने ये कहा कि बताओ, उसने कहा मेरे पास में मास डिफेक्ट है, ठीक है, मास डिफेक्ट। तुम्हें कोई भी मास दे दिया, कोई भी मास दे दिया, बताओ अगर इतना मास, इतने मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा? तो वो मास रखेंगे साथ में c स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वो मेरी क्या आ जाएगी? एनर्जी, जो कि किसमें आएगी? जूल, ठीक है। अभी जूल भी समझा देंगे तुमको। अब एक बात देखो, अभी तुम बोले सर कोई भी मेरे पास में एटम होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? ZX, कैसे लिखते हैं? ZX, ठीक है, ZX। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZX, इसके अंदर Z क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई लेने देना नहीं। अब तुम्हें क्या करना है? अगर डेल्टा M निकालोगे, तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जरा सोचिए सर, इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन कितनी है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? Z, तो Z सही है, इनटू एक प्रोटॉन का मास, यही तो टोटल मास होगा। अरे संख्या कितनी है? Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, फिर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, माइनस
मास ऑफ। इस प्रकार से हम लोग किसको निकालते हैं, डेल्टा एम। ठीक है, इस प्रकार से हम किसको निकालेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, जेड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें से हम क्या घटा दें, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इतना होता है। बताइए, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये केमिस्ट्री में पढ़ी है तुम लोगों ने, एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में पढ़ी है। बताओ अगर पढ़ा है तो एक यू या एक एएनयू कितने मास के बराबर होता है, 1.67 है उसमें। ठीक है, हाँ 1/12 ऑफ कार्बन है। ये एक एएम तो होते हैं एटॉमिक मास एटॉमिक मास। इसे बेटा हम लोग एक एएनयू या फिर एक यू बोलते हैं। ठीक है, एक एएनयू या फिर एक यू बोलते हैं। इसी ये की बात है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कार्बन का कितना बड़ा, 1/। अब इसके अंदर जो मास होता है ना कार्बन का 1/6 वो लिया जाता है फिजिक्स के अंदर 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब देखना अगर मैं एनर्जी निकालूं, एनर्जी का फार्मूला होता है सर mc²। m का मतलब 1.66 × 10⁻⁻27। बेटा c का मतलब का स्क्वायर
अगर हम ये गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों किसमें आएगा? जूल जूल में। सही है? किसमें आंसर आ रहा है? जूल में। अगर मैं जूल को खत्म करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, तो मैं जानता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल के क्या होता है? बराबर। ठीक है? तो अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल के बराबर होता है, तो अगर मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में वही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 9 × 10 की घात 8 8 16। अगर इसे बदलना है तो देखो ऊपर ई करूंगा तो नीचे भी ई रखूंगा। अरे ई का मान ई तो होता है, तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें तो आता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? और 10 की घात 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ मेगा हाँ तो 931.5 मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान करना, एक बात याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में नोट करके जाइए, किसी भी क्वेश्चन में यदि मास एम या फिर यू में हो, किसमें है? एम या फिर यू में हो तो 931.5 से गुणा करके फाइनल आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। किसमें आता है? मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन के अंदर जो मास है वो एएमयू में या यू में है, एएमयू में या फिर यू में है, तो किससे गुणा करोगे? 931.5 से। तो जो फाइनल आंसर आएगा किसमें आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन। उसके साथ यदि मास केजी में है, किसमें है? केजी में है, तो c² से गुणा करने पर फाइनल आंसर जूल में आता है। फाइनल आंसर किसमें आएगा? जूल। ठीक है? यदि मास किसमें है बेटा? केजी में है। ठीक है? 1.6 × 10⁻⁻27 कुछ भी केजी में दे रखा है, तो किससे गुणा करेंगे? c² से। तो जो तुम्हारी एनर्जी आएगी वो किसमें आएगी? जूल में आएगी।
कर लिया। यस सर। आगे लगा लिया। अभी नहीं अच्छा समझा बेटा ऐसा एक बात समझ मुझे डॉट कमाल हमेशा क्या होता है बेटा आरा क्रॉस ठीक है या फिर सर आरा साइन अब हम एक एक करके बात करते हैं बेटा यहाँ से घूम रहे हैं तो एक ही तो डिस्टेंस लेंगे और एक डिस्टेंस लेंगे ठीक है राइट हैंड ठीक है अब ये डिस्टेंस ली अगर मैं ऐसे लिया तो मेरी उंगली कितनी ऐसे ये अंदर इधर अंदर आया कहाँ गया नीचे अब इस पे तो मैं ऐसे दूंगा ऐसे इधर नहीं बोल रही फिर मैं ऐसे लिया दोनों नीचे हैं इक्वल में दबे होते जब एक नीचे होता है एक ऊपर होता ठीक है नहीं ठीक है अब हम लोग है इसमें देखें ठीक है कितना देखते इसमें सर जी ऐसे लिया इधर को बोल रहा है बेटा इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट इधर ठीक है अब इधर वाला 10 cos इधर वाला भी 10 cos tan cos 30 जो इक्वल होगा बराबर होगा अपोजिट साइड है कैंसिल होगा इसका इधर तो अच्छा कितना बचा tan sin 30 इधर भी tan sin 30 अब देखना सर इसका ये ऐसे नीचे है अब इस तरह ऐसे ऐसे और इधर की ओर है कहाँ जा रहा है ऊपर एक नीचे एक ऊपर सेटिस्फाइड ठीक है इसमें भी देखो ये डिस्टेंस ली अब इसका इसमें भी बोलता ये इधर जाएगा tan cos 30 tan cos तो इसमें तो यही हॉरिजॉन्टल है यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा दो फोर्स इधर ही हो गए इसका भी कैंसिल कर दी ये भी कैंसिल कर इधर वाला ही फोर्स नहीं कर रहा है ठीक है अच्छा ये वाला सर जी कर रहा है ये वाला भी नहीं कर रहा है ये तो सेम ही हो गया कंडीशन ठीक है तो ये इसमें सर इसमें कंडीशन नहीं होगी इसमें पर्टिकुलर है ना इसमें पर्टिकुलर है ठीक है तो सिर्फ जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसे हो गई हाइड डालो binding energy of nucleus binding energy of nucleus binding energy of nucleus ठीक है देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है इसमें लिखना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या है इसके अंदर लिखना ठीक है सही है बेटा बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग Eg से डिनोट करते हैं किससे Eg से लिखना है इसमें binding energy of nucleus is defined binding energy of nucleus is defined as the minimum energy required to minimum energy required to separate separate its nucleons and place
infinite distance, at rest at infinite distance. सही है। अब देखो बेटा, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी हमारी होती क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि सभी वो एनर्जी, मेरे पास में कोई भी एटम है, एटम को तोड़े और एटम को क्या कर दे? तोड़ दे, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो अगला लाइन पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इसे EBN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? EBN से, E क्या? BN, ठीक है? EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के, ठीक है? अब इसका क्या होता है? ये होती है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, क्या है? मास, ठीक है? किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबल, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है सर मेटल के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन लिखना, चलो मैं लिख देता हूँ। Binding energy of 17 Cl methyls and 15 B complex of 287 mega electron volt and 26248 mega electron volt. Which of the two nuclei is more stable? जी ये बता।
ये दो क्वेश्चन, एक ये है, एक ये है। अब एक एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बताओ सर, मेरे पास दो चीज है, एक है मेरे पास क्लोरीन और एक है मेरे पास फास्फोरस। तुमसे क्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है खाली, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है फास्फोरस की। तुमसे कहा है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा हो। अब देखना, सबसे पहले अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की, किसकी, तो क्लोरीन के लिए देखना, क्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बच्चों, 287, ठीक है, और ए कितना है क्लोरीन का, 35, कितना है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं फास्फोरस की। फास्फोरस की सर कितनी दे रखी है, 260.4, इसका कितना है बच्चों, 31, चाहिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, भाग करूंगा, इसको इससे भाग करने पर जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वो कम स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मैं जानता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फास्फोरस की एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्लोरीन से क्या होगी, बेटा ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब ये है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, एज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू किसके, बात समझ में आई? बेटा ऐसे क्वेश्चन नीट पूछेगा, नहीं है, यह इस प्रकार से नीट क्वेश्चन पूछेगा। फिर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे कहा गया इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना है, ये क्या दे रखा है मेरे को, बोलो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है, 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमसे क्या पूछा है, मास डिफेक्ट, क्या पूछा है, लेकिन सर हम तो मास डिफेक्ट का मतलब है डेल्टा एम, तो हम तो एक फार्मूला जानते थे, बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा एम, ठीक है, इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे एनर्जी किसमें पता है, अगर एनर्जी मुझे जूल में पता होती तो मैं यहाँ c² रखता, क्या रखता, लेकिन एनर्जी मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये रखूंगा, लेकिन ये इसका मान क्या होता है बेटा, EV अपॉन बाइंडिंग एनर्जी अपॉन, अरे ये तो होता है सर, मुझे तो ये पता है, अगर मुझे 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 क्या पता है, मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है, क्या पता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है। अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है और मेरा डेल्टा एम निकालने के लिए मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए,
तो मैं जानता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, सही। तो अगर मैं यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा तो ए की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। ए न्यूट्रॉन के लिए ए का मान 2 होता है, क्या होता है सबको पता है ना, 1h1 1h2 क्या होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए 1.115 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ गई बाइंडिंग एनर्जी, क्या आ गई, समझ आ गया। मुझे क्या निकालना है सर, डेल्टा एन। तो मुझे अगर बाइंडिंग एनर्जी आ गई इसको डिवाइड 2 3 डेल्टा एन इनटू 931.5, बेटा ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी तो वो तो कट गया। तो अगर मैं डेल्टा एन का मान निकालूंगा तो 2.23 की डिवाइड किससे करूंगा 931 पॉइंट, जो भी मान आएगा किस में आएगा AM या फिर U, सही है AM या U। फिर आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसकी ईवी अमाउंट ए ज्यादा हो, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है। उतार लिया, उतार लिया। अगला है क्या बेटा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसमें लिखना कुछ न्यूक्लियर एनर्जी में the energy released during nuclear reaction is called during nuclear
is called nuclear energy. Is called nuclear energy. Is called nuclear. अब देखो बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत खतरनाक एनर्जी होती है, ठीक है। सबको पता है, तुमने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, सबने पढ़ा होगा। देखो बच्चों, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है बेटा। ये होता है, इसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब ध्यान आ रहा है। अब देखो बच्चों, सर विखंडन का मतलब क्या है? जितने भी परमाणु बम हैं, एटॉमिक बम हैं, ठीक है, उन एटॉमिक बम में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होती है? हाइड्रोजन बम में या फिर सूर्य पर, सूर्य सन पे, ठीक है, सन पे होती है ये। तभी तो सन से ये अभिक्रिया होने, ये रिएक्शन होने के बाद भी तो हमारे पास तक लाइट आती है भैया। कोई ना कोई तो एनर्जी का स्रोत है, तो एनर्जी का स्रोत क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हो रही है? ये परमाणु बम में सब में क्या हो रही है? न्यूक्लियर फिजन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है? देखो एक बात तुम जरा समझो, मुझे बताओ, तुम सबको पता है एक मोल क्या होता है? पहले मुझे ये समझो, एक मोल बता मुझे एक बार कि सर 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है, सही है। मुझे किसी एक का मोलर मास बताओ जो तुम्हें याद हो। किसी का 180, ग्लूकोज का 180, किसी और का पता है? छोटा कम, वाटर का बॉर्डर का 18, 18, ये सब होते हैं ना मोलर मास। अब जरा देखना सर जी, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? नहीं, वो तो होता है इंटू 10⁻23, लेकिन होता क्या है ये? 1 मोल के इक्वल। बेटा एवोगाड्रो नंबर का मतलब है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जितने एटम होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे। अरे ऐसा कोई एटम होगा ही नहीं जिसके अंदर न्यूक्लियस। पहली चीज तुम्हारे सबको पता है कि एक मोल के अंदर 1 एवोगाड्रो यानी कि 6 × 10⁻23 यानी कि 10⁻23। 10⁻23 पता है कितनी बड़ी संख्या होगी? तुम्हें तो याद भी नहीं होगी। लाख, करोड़, अरब, खरब ये सब निकल जाएंगे। इतना मुझे बहुत नहीं पता। 10⁻23 में बात समझ आ रही है? 10⁻23 का मतलब हो गया बेटा इस पृथ्वी पर जितने इंसान हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, सबको गिल्लियों तो संख्या छोटी पड़ जाएगी, इतना हो गया। बात समझ आ रही है? अब तुम एक बात ध्यान लगाओ कि सर एक मोल कब बनेगा? जैसे तुमने पानी लिया, पानी तुम कितना लो, कितना मास पानी का लो कि वो एक मोल के बराबर हो जाए? अरे मोलर मास कितना होता है? 18। तो ऊपर क्या ले लो? 18 ग्राम गढ़े, फिर तो एक मोल होगा कटकटा के, होगा नहीं होगा? तो अब तुम 18 ग्राम कितना सा होगा? थोड़ा सा 18 ग्राम वाटर कितना सा होगा? 100 होगा। तो पी तो बताने कितने ग्राम जाते हो? अब तुम समझो तुम कितने मोल पी जाते हो पानी। अब उस एक मोल में कितने एटम थे?
10 की पावर 23, और 10 की पावर 23 कितना बड़ा नंबर है, ये भी मैंने तुमको बताया। किसी से ज्यादा बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से समझो कि सर हम लोग यूरेनियम लें बेटा, क्या लें? यूरेनियम 92U235, ठीक है, 92U235। अगर हम लोग यूरेनियम लेंगे, ठीक है, यूरेनियम लेंगे तो बेटा उसके भी अंदर 1 मोल ले लिया हमने, तो उसके अंदर कितने एटम हो गए? बहुत एटम हो गए भाई। 1 मोल में तब भी तो 10 की पावर 23 एटम होंगे, तो वही चीज है, तो बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है बेटा, जब हाई एनर्जी किसी अंदर, देखो ये सबको पता है, जब हाई एनर्जी का इस पर क्या गिरता है? फोटॉन न्यूट्रॉन। क्या गिरता है बेटा? न्यूट्रॉन गिरता है, सही है। जब हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन गिरता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी नाभिक में गिरने वाली, ठीक है। अगर वो एनर्जी और साथ में कितने निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। मैंने सबने पढ़ा होगा 12वीं में, कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3, ठीक है। अब जरा सोचो, मेरा नाम सोचो, एक आदमी आया, उसने एक को मारा, ठीक है, या ऐसे समझ लो एक वायरस है, वो 1 से फैला 3 में, और हर एक से मरने के बाद 3 निकल रहे हैं, तो क्या लगेगा? सब सफा, ठीक है। और ये रिएक्शन इतने कम टाइम में होती है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हमारी धरती के ऊपर इतनी एनर्जी हो जाती है जितना सूर्य का टेम्परेचर है, सही है। तो जितनी चीजें हैं, लोहा, आदमी तो छोड़ ही दो, सब भाप बन जाते हैं, इतना टेम्परेचर हो जाता है जहां पर ये बनता है, ठीक है। ये अभी तक टेस्टेड सिर्फ 2 जगह हुआ है, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, 2 ही जगह पड़े थे, लेकिन वो बहुत छोटे बम थे, ठीक है। आदमी ने पता है, इंसान ने अपनी कब्र अपने आप खुद खोद ली है, बनाई मेरे नीचे वो एक टुच्चू सा देश है, जैसे एक दिन भूख मारे तो उड़ जाए, बिल्कुल पाकिस्तान है, वो भी बात पे धमकी देता है इंडिया को। क्यों? वो कहता है कि मेरे पास में क्या है? एटॉमिक बॉम्ब है। अब दूसरा आदमी क्यों डरता है? दूसरा इंडिया इसलिए डरता है, तो ज्यादा से ज्यादा एक परमाणु बम मार देगा हमारे ऊपर, तो हमारा कुछ एरिया चला जाएगा, बहुत एरिया, ठीक है, लेकिन हम तेरा नक्शे से नाम ही मिटा देंगे। लेकिन फिर भी इंसान इंडिया क्यों थोड़ा पोलाइटली रहता है उस चीज को, कि एक हिस्सा तो जाएगा, वहां लोग तो जाएंगे ही, वहां पर कभी जिंदगी में कोई रह नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आदमी ये सोचता है कि चलो छोड़ो, बकराया बकरे, तो सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर सही में अब इतने बड़े परमाणु बम आ गए हैं कि वो जहां पड़ेंगे गायब है जगह, समझे? मतलब बेटा हर चीज राख बन जाएगी। तो इस बात से अनुमान लगा, जो लोहा पिलक जाएगा तो बचेगा क्या चीज? सही है, ये सब चीजें रहती हैं। और ह्यूमन वहां पर हमेशा रेडियो एक्टिव रहता है। जैसे जापान के अंदर वो बहुत छोटा सा परमाणु बम गिराया था, तो वहां आज भी रेडियो एक्टिव वहां पर है। और वहां से उस रेडियो एक्टिव से क्या होता है? डीएनए में इफेक्ट आ जाता है। डीएनए में इफेक्ट के बाद में जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन संरचना बनती है, वो सब बनती है डीएनए से ही है। तो उसमें इफेक्ट आ जाता है, तो कोई भी बच्चा पता चले किसी प्रकार से विकार उसमें उत्पन्न होता है, उस प्रकार से पैदा हो रहा है। हाँ, अब देखो बेटा, ये हमारा तो सबसे पहले परमाणु बम, एटॉमिक बम, किससे? न्यूक्लियर फिजन से। लेकिन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक होती है कंट्रोल रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल रिएक्शन। जो एटॉमिक बम के अंदर रिएक्शन होती है वो होती है अनकंट्रोल। कैसी होती है? अनकंट्रोल। एक रिएक्शन होती है कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे, आप यहां से निकलोगे बरेली से, आंवला साइड होते हुए, ठीक है,
बरेली से औला साइड होते हुए बुलंदशहर साइड में जाओगे तो गंगा जी के पास में एक जगह है नरौरा, ऊपर एक नदी है। ठीक है, गंगा जी बह रही है बराबर बराबर में गंगा जी। नरौरा एक जगह है, वहां पर बेटा एक रिएक्टर है जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर है नरौरा में, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है, और उस रिएक्टर में अभिक्रिया कौन सी हो रही है, यही वाली, ठीक है। जिससे क्या होना है, जिससे परमाणु बम में जो क्रिया होती है एटॉमिक बम में, वही रिएक्शन बना हो रही है, लेकिन अंतर से दिखना है वहां पर वो कंट्रोल रिएक्शन है। क्या है, कंट्रोल, सही है। ये एटॉमिक बम में क्या होती है, अनकंट्रोल। लेकिन अगर वो जिस दिन अनकंट्रोल हो गई, वो एरिया गया पूरा खाली, कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, सही है। यूक्रेन है, यूक्रेन एक देश, लड़ाई वड़ाई चल रही है, याद होगा तो। यूक्रेन देश के अंदर बेटा क्या हुआ था, यूक्रेन देश के अंदर ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर था। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कैसे होनी चाहिए थी, कंट्रोल, लेकिन वो रिएक्शन किसी कारणवश अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल हो गई, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो भाई जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बनेगी, तो वहां पर भाई लोग रहेंगे नहीं। अरे जो काम कर रहे होंगे वे तो रहेंगे ही, ठीक है। वो जो काम कर रहे थे वो रहते भी थे, इधर उधर सबकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, पूरा ये लगता था शहर टाइप का है। पूरा का पूरा शहर खाली करवा दिया, जो बचे वो, जो गए वे तो गए, जो बचे वो। आज भी उस शहर में कोई नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वहां पर रेडिएशन इतना ज़्यादा है, रेडिएशन इतना ज़्यादा है। तुम जाओगे तो सही सलामत, और तुम जब वापस आइए जाओगे, मान लो जिंदा तुम वापस आ भी गए, फिर तुम्हारे शरीर में इतनी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है, कि तुम मरे जाओगे। तो वहां पर कोई बंदा नहीं जाता है, वहां पर वही लोग जाते हैं जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करने के लिए, और वो भी पूरा सब पहना के, सही है, पूरा पहना के वो लोग जाते हैं। तो वही है, तो एक रिएक्शन होती है कंट्रोल रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है अनकंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल और अनकंट्रोल। जब 92U235 में हाई एनर्जी न्यूट्रॉन पड़ता है, ठीक है, तो वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। टूटने के साथ में कितने, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और साथ में क्या निकलता है बेटा, एनर्जी। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। इसमें लिखना द process of splitting splitting of a heavy nucleus HEAVY, heavy nucleus into two lighter nuclei, lighter Li into two lighter LIGHT, lighter nuclei. With liberation of energy, liberation, LIVERATION, liberation of energy is called nuclear fission. निकलना न्यूक्लियर।
अब बेटा रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या होती है देखो, 235 क्या क्या पड़ता है बेटा, न्यूट्रॉन 0 N1 किस में बदलती है और क्रिप्टॉन में, साथ में क्या निकलते हैं न्यूट्रॉन, साथ में क्या निकलती है एनर्जी, ठीक है। ठीक है, साथ में एनर्जी निकलती है, ये रिएक्शन होती है। क्यों एनर्जी डेल्टा एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी निकलती है। अब ये रिएक्शन बेसिकली दो प्रकार की होती है, मैंने बताया, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल रिएक्शन। पहले अनकंट्रोल फिर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब देखना अनकंट्रोल, ठीक है। अनकंट्रोल कैसे है, कई सेम सिचुएशन है हमारे भारत देश की तरह, ठीक है। सेम सिचुएशन किसकी तरीका है, भारत देश की तरह है। ये बताएं कैसे रिएक्शन लिखे करिए, बताओ, ठीक है। अब देखो बच्चों, सोचना, एक आदमी चाहिए, उस आदमी खत्म हुआ, इसके 3 बच्चे, सही है, फिर हर एक से 3 बच्चे, सही है, और फिर हर एक से 3 बच्चे, गरीब नहीं, जनसंख्या देख के 3 बढ़ गई, फिर एक से 3 बच्चे, ये है तो दोनों से कोई बात ही नहीं थी सी तो। अब देखो बेटा मेरे पास बहुत हो गई, हर एक से एनर्जी निकल रही, कितनी एनर्जी, अब जरा सोचिए, एक यूरेनियम एटम था, उस यूरेनियम एटम पर एक न्यूट्रॉन गिरा, न्यूट्रॉन गिरा, एटम एक, तो तुम बोले एक मोल में कितने एटम, 10 के घात 23, बहुत है, बात समझ आ रही है, होगा नहीं बहुत। अब सुनो, एक न्यूट्रॉन गिरा इस पर, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, कितने न्यूट्रॉन निकले, 3। जब तीनों किस पे गिरेंगे, अब एटम यूरेनियम पे, अभी तो एक ही एटम तो खत्म हुआ था, बहुत बची है, 10 की घात 23 थे, मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ, एक मोल में 10 की घात 23 थे ना, तो समझो ये तो एक ही हुआ है ना, अभी तो बहुत बची, तो ये 3 पड़े, फिर ये टूटे, और इनसे कितने निकले, 3 वे 3 पड़े, फिर कितने निकले, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। और ये रिएक्शन इतना कम टाइम लेते हैं ये न्यूट्रॉन दूसरे पर पड़ने में और फोड़ने में, पड़ने में और फोड़ने में, कि बहुत कम टाइम लेते हैं, इतना कम टाइम लेते हैं कि तुम्हें ये लगता है धमाका हो गया एकदम से। क्या हो जाएगा बेटा, धमाका। और बहुत मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी, तो बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो ये होता है। अच्छा अब देखो, ये होता है बेटा रिप्रोडक्शन फैक्टर,
कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये बेटा इसका जो वो है वो ग्रेटर देन क्या है 1, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन कौन सा, यानी कि एक से कितने निकल रहे हैं 3, फिर 1 से 3, तो 1 का तुम देखोगे तो किसके बराबर है, लगभग 3 के बराबर है, किसके बराबर है 3 के बराबर, तो इसका जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है वो कितना है ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होता है ज्यादा, कौन सी रिएक्शन है बेटा ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है, बहुत मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर होता है कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद में आएगी कंट्रोल रिएक्शन।